वेलकम दोस्तों। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे या बातें करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पार्ट को कंप्लीट किया था। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसे कि आपने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल बनता है। यहाँ पर दो पेरेंट्स मेल और फीमेल की जरूरत होगी जो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और भी इनकी हम डेफिनेशन के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। हम ऐसे भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से फैमिलियर हैं जिसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और एक न्यू जनरेशन न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। बुल्स अलोन कैनॉट प्रोड्यूस। बुल्स बैल अकेला न्यू कैव्स, जो काऊ के बच्चे हैं उनको कैव्स बोलते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं बछड़े या बछिया, उसको हम काव्स बोलते हैं। नोर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। और हैन के बच्चों को चिकन या चिक्स बोलते हैं। चिकन इज ए प्लूरल एंड चिक्स सिंगुलर। चिक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन सच केसेज बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। इस केस में जिस तरीके से अकेली हैन नए चिक्स पैदा नहीं कर सकती, अकेली काऊ या अकेला बुल्स न्यू कैव्स या अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, इनके लिए मेल और फीमेल हैंस या काऊ, मेल और फीमेल काऊ जिसको बुल्स या काऊ कहते हैं, होना जरूरी है। उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो इसके क्या महत्व है? आर देयर एनी लिमिटेशन? क्या यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ सीमाएं हैं ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच हैव बीन डिस्कसिंग अबाउ, जो कि हम डिस्कस करेंगे या हम कर रहे हैं। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी ही क्यों? जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा था तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? चलो डिस्कस करते हैं। द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर अपरेटस। जहां पर हम बात करते हैं टू द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स, नई सेल्स बनाने के लिए फ्रॉम वन, एक सेल से दो नई सेल्स बनाने के लिए कॉपिंग ऑफ डीएनए के साथ साथ सेलुलर अपरेटस की भी कॉपी होगी। यानी कि अगर हमारे पास ये एक सेल है और इस सेल से दो सेल बनेगी तो यहां पर डीएनए के साथ साथ सेल का भी, ये एक सेल है और ये दो सेल्स बन गई और दोनों में डीएनए है, इसका मतलब डीएनए की भी कॉपी हो गई। तो डीएनए की कॉपी के साथ साथ सेलुलर अपरेटस की भी कॉपी होगी। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोट cannot be absolutely accurate and the resultant errors are a source of variation। और ये हम शुरुआत में पढ़ के आए थे कि डीएनए की कॉपी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होती है, 100% आइडेंटिकल नहीं होती है और वहां पर क्या आ जाती है? एरर्स आती है। और दीज एरर्स क्या कॉज करती है? वेरिएशन करती है, यानी कि डिफरेंसेस लाती है। किसमें? पॉपुलेशन में ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन में डिफरेंसेस पैदा करती है। ये हम इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ चुके थे कि डीएनए की कॉपी कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती है, उसमें आने वाले थोड़े से भी बदलावों को, परिवर्तन को हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। और वेरिएशन के कारण होने वाले इन चेंजेस के कारण पॉपुलेशन में भी चेंजेस दिखाई देते हैं किसी भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन में। एवरी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स कैनॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस। कोई भी एवरी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स कैनॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, वेरिएशन से नहीं बच सकता। बट इन ए पॉपुलेशन, जनसंख्या के अंदर वेरिएशन आर यूजफुल, पॉपुलेशन के अंदर यूजफुल है, एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, जो कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिजम्स केम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड्स that allow more and more variation to be generated। अब यहां पर देखिए it would therefore make sense, यहां पर एक सेंस की निकलता है क्या?
इफ ऑर्गेनिजम्स केम अप विद ए रिप्रोडक्टिव मोड, कि अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के लिए अलाउड है या रिप्रोडक्शन करता है, दैट अलाउ मोर एंड मोर वेरिएशन, जो एक से ज्यादा डिफरेंसेज यानी कि वेरिएशन पे वेरिएशन करेगा, जनरेट होंगी, यानी कि जितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते जाएंगे वेरिएशन बढ़ती जाएंगी, आती जाएंगी। While DNA coping mechanisms are not absolutely accurate, जबकि DNA coping mechanism absolutely accurate नहीं होता है, they are precise enough to make the generation of variation of fairly slow process. They are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. जनरेशन को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है, यानी कि जनरेशन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बदलाव आने की प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत तेजी से और जल्दी से बदलाव आ जाएंगे। इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, अगर ये कम एक्यूरेट है, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर अपरेटस, अगर यानी कि ये वेरिएशन ज्यादा मतलब कम एक्यूरेट है तो ये उस सेल में काम ही नहीं कर पाएंगी जिस सेल्स में इनको काम करना है। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएट बी स्पीड अप, तो वेरिएशन की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन ए डीएनए कॉपी दैट आर ऑलरेडी हैज वेरिएशन अक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। देखो यहां पर कितनी बात कही है, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड, नई वेरिएशन मेड होते हैं, नए बदलाव होते हैं इन ए डीएनए कॉपी में दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशन, जिसके अंदर पहले से ही चेंजेस है यानी कि वेरिएशंस है, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हो गए हैं फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, पिछली जाति से। यानी कि हम ये कहें कि हम में अगली जनरेशन बनेगी, उसमें कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशन, उससे अगली जनरेशन में कुछ वेरिएशन, उससे अगली जनरेशन में वेरिएशन। अगर हम 10 जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट अगर जनरेशन मेरी है तो मेरे बाद बनने वाली 10 जनरेशन के अंदर धीरे धीरे वेरिएशन 10वीं जनरेशन में लगभग 10 से ज्यादा वेरिएशन इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, ऐसा लगातार चलता रहता है। 10 2 डिफरेंट इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न, तो हर एक पॉपुलेशन में 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न होता है। क्यों? ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशन, की वेरिएशन एक्यूमुलेट होती चली जाती है। इसीलिए देखो आप कि इंसानी जाति, सारे के सारे इंसान इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज होने के बाद भी एक दूसरे से नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि सबके अंदर जब उनका जन्म होता है तो वेरिएशन की रेट अलग अलग होती है और वेरिएशन का एक्यूमुलेशन अलग अलग तरीके से होता जाता है। सिंस ऑल दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स, क्योंकि लिविंग में होती है सारी, it is assured that they do not have any really bad effect, तो ये मान सकते हैं कि इनसे कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे, यानी कि ये चेंजेस अच्छे की तरफ होंगे, इनसे कोई नकारात्मक चेंजेस की उम्मीद नहीं कर सकते हम, ये एक सही चेंजेस होंगे। कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल्स वुड thus क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट, वेरिएंट मतलब कि जो नया प्रोड्यूस होता है, और कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल्स के अंदर होने वाली वेरिएशन को अगर जोड़ा जाए तो नए कॉम्बिनेंट बनेंगे, किसके? वेरिएंट के। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल, बिल्कुल अलग होगा, न्यू होगा, सिंस इट वुड इन्वॉल्व 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स को मिलने से बना है। The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from 2 different individual during reproduction. तो sexual mode of reproduction इन्हीं 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स की वेरिएशन को मिलाने का काम करता है और एक नई स्पीसीज बनाने का काम करता है, जो कि इन दोनों वेरिएशन, दोनों इंडिविजुअल्स की वेरिएशन से ज्यादा वेरिएशन या होती है, क्योंकि दोनों की वेरिएशन एक इंडिविजुअल्स में इकट्ठा करने का काम करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट दिस क्रिएट ए मेजर डिफिकल्टी, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी दुविधा भी, एक कठिनाई भी है। इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम 2 प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड। देखो कितनी अच्छी बात बता रहा है कि अगर 2 जनरेशन को जोड़ा गया
तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल 2 जनरेशन का बराबर होना चाहिए, है ना। फिर से रिपीट करते हैं कि क्या डिफिकल्टी है। इफ न्यू जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन, अगर नई जनरेशन कॉम्बिनेशन है ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम 2 प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, 2 पहले से मौजूद इंडिविजुअल के डीएनए का, देन ईच न्यू जनरेशन, तो हर नई जनरेशन will end up having twice the amount of DNA, दो गुना डीएनए रखने वाली पैदा होगी, that the previous generation had, जो कि पिछली जनरेशन में था, उसका दुगना जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए बन जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? थिंक। आगे चलते हैं। दिस लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर अपरेटस बाय द डीएनए, और यही सारा सेलुलर अपरेटस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या डीएनए के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इफ ईच जनरेशन डबल्स इट्स डीएनए फेयरली सून देयर विल बी ओनली डीएनए ऑन अर्थ विद नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स। अगर इसी तरीके से डीएनए बढ़ता रहेगा तो धरती पर कितने इंडिविजुअल्स के कॉम्बिनेशन और कितनी स्पीसीज बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, कहा नहीं जा सकता, बट ऐसा नहीं होता। हाउ मैनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी, तो अपने पास ऐसे कितने तरीके हैं जो इस डिफिकल्टी को सोल्व करें, इस कठिनाई को सोल्व करें। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिजम्स बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, जैसा कि हम देखते हैं कि पहले देख चुके हैं, ऑर्गेनिजम्स बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, कि ऑर्गेनिजम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीज, और टिश्यू का स्पेशलाइजेशन बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता है। वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैव, वन सॉल्यूशन, एक समाधान, दैट मैनी मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि सभी मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड, को मिलता है, फॉर द प्रॉब्लम मेंशन अबव, ऊपर बताई गई समस्या को इंप्रूव करने के लिए, स्पेशल लाइनेज ऑफ सेल इन स्पेशलाइज्ड organs which have only half the number of chromosomes, कि कुछ स्पेशल तरह की सेल्स जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ बने रहेंगे एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, जिसके कारण डीएनए भी आधा ही बनता रहेगा एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स के कंपैरिजन में। यानी कि ऊपर बताई गई समस्या का एक समाधान यह है कि कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स आधा होता रहता है, अगर क्रोमोसोम्स आधा होता रहता है तो डीएनए भी आधा होता रहता है। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसको आप सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, जिसके कारण सभी इंडिविजुअल्स के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या डीएनए या जेनेटिक मटेरियल चलता रहता है, प्रेजेंट रहता है, भले ही उसके अंदर वेरिएशन लगातार आती रहे, बट जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज बनता रहेगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, मतलब डबल नहीं होगा। दस, व्हेन दी जर्म सेल्स, इन सेल्स को क्या कहा जाता है? जर्म सेल्स कहा जाता है। फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स से कंबाइंड, जुड़ती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल्स, और नया इंडिविजुअल्स बनाती है। इट रिजल्ट इन री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो दोबारा से क्रोमोसोम नंबर उतने ही हो जाते हैं जितने पेरेंट्स में थे, प्रीवियस जनरेशन में थे। एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन, और उतना ही डीएनए जो कि पेरेंट्स में था। इफ द जायगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप्स इनटू एन ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैज हाईली स्पेशलाइज्ड, जायगोट क्या होता है? दो अलग अलग जर्म सेल्स के फर्टिलाइजेशन से बनने वाले स्ट्रक्चर को जायगोट कहते हैं। बड़ा होता है, डेवलप्स होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स में, विच हैज हाईली स्पेशलाइज, जो कि पूरी तरीके से स्पेशलाइज होता है टिश्यू ऑर्गन्स। देन इट हैव सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस, और उसके अंदर इस काम को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एनर्जी भी स्टोर होती रहती है। यानी कि जायगोट बनेगा, जायगोट ग्रो होगा, डेवलप होगा, न्यू इंडिविजुअल्स में, न्यू स्पेशलाइज सेल्स में डेवलप होगा, और ये सारा काम करने के लिए उसके पास सफिशिएंट एनर्जी का स्टोरेज भी होगा। इफ इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज सीन दैट
साधारण जीवों में ये देखा जाता है द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, कि दो जर्म सेल्स बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते, यानी कि दोनों जर्म सेल्स में अंतर नहीं होते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, यानी कि दोनों एक जैसी ही होती है जर्म सेल्स, और मे इवन भी सिमिलर, और कई बार ये समान भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, सिमिलर भी, किसमें, लोअर एनिमल्स में या साधारण जीवों में। बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज, तो जर्म सेल्स भी स्पेशलाइज होती चली जाती है, वो दोनों में, मेल और फीमेल में एक जैसी दिखाई नहीं देती है। वन जर्म सेल्स इज लार्ज, एक जर्म सेल्स बड़ी हो, एंड कंटेन द फूड स्टोर, और जो फूड को स्टोर करती हो, व्हाइल द अदर इज स्मॉलर, दूसरी जर्म सेल्स छोटी हो, एंड लाइकली टू बी मोटाइल्स, और चलने वाली हो, मोटाइल्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कैपेसिटी जिसके पास हो। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल्स इज कॉल्ड द मेल गैमेट्स, जो मोटाइल, जो चलने की क्षमता होती है जिस सेल्स में, जिस गैमेट्स में, उसे मेल गैमेट्स कहा जाता है। पारंपरिक तौर पर द जर्म सेल्स कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट्स, और जो फीमेल, जो फूड स्टोर करती है जर्म सेल्स, उसे फीमेल गैमेट्स के नाम से जानते। तो यहाँ पर दो गैमेट्स की बात आ चुकी है कि मेल गैमेट्स क्या है, जो मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट्स क्या है, जो फूड स्टोर करके रखता है। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन, हम अपने कुछ सेक्शन में देखेंगे हाउ द नीड टू क्रिएट दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये दो अलग अलग तरह के गैमेट्स किस तरीके से बनते हैं, राइज टू डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और किस तरीके से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव को बनाते हैं। इन सम केसेज, और कुछ केसेज में डिफरेंसेज इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, और कुछ केसेज में देखेंगे कि मेल और फीमेल की बॉडीज में क्या डिफरेंसेस है। आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, डीएनए कॉपी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का अपनी हर जनरेशन में सीमित बने रहने, और गैमेट्स के टाइप, मेल और फीमेल, इनके बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं, और इनकी थ्योरेटिकल क्लासेस हमने विद नोट्स अलग भी बनाई गई, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि अभी हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट्स जनरली मोटाइल्स होते हैं, और फीमेल गैमेट्स जनरली फूड स्टोर करने वाले होते हैं। तो अब उनके दोनों के इस्तेमाल से होने वाली जाइगोट, फिर उसके बाद नए इंडिविजुअल बनने की पूरी प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उसके बारे में हम चलते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में है, सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। उससे पहले आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर दी गई है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर, तो जैसे हमने बात कर चुकी थी, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, और फ्लावर को छोड़कर सारे के सारे पार्ट्स को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव पार्ट्स, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स आई थी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये कहता है कि आप पहले ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्लावर में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, या फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उनमें पहला है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पिल्स, यानी कि चार पार्ट्स की बात की गई है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पिल। स्टेमन्स एंड कार्पिल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो स्टेमन्स जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पल जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इनके पास क्या होती है, दे कंटेन द जर्म सेल्स, यानी कि गैमेट्स। जर्म सेल्स मतलब गैमेट्स होते हैं। व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड बी द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व, सेपल्स और पेटल्स का फंक्शन क्या है, यानी कि ये कौन सा ऐसा विशेष फंक्शन प्ले करते हैं। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, व्हेन इट कंटेन आइदर स्टेमन्स, जब इसके पास केवल क्या हो, कार्पल्स हो या स्टेमन्स हो, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर विच कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और कार्पल्स, या तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फीमेल, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल में पपाया और वाटरमेलन आया है। उसके बाद है और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हिबिस्कस और मस्टर्ड की बात की गई है।
When it contain both stamen और कार्पल, जब स्टेमन और कार्पल दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद हो तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इससे पहले यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स के काम आए थे, उनको हम जिक्र कर लेते हैं। सेपल्स जैसा कि दिखाया गया है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द आउटर होल ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स एंड द फंक्शन ऑफ सेपल टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। एंड द कलरफुल पार्ट, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया पिंक और रेडिश पार्ट इज कॉल्ड पेटल्स, यानी कि कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स एंड द मेन फंक्शन ऑफ पेटल्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। उसके बाद आया फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर विच कंटेन्स आइदर स्टेमन और कार्पिल, फॉर एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन। एंड सेकेंड bisexual flower which contains both stamen and carpel in a same flower are called bisexual flower, जैसा कि मस्टर्ड और हिबिस्कस के बारे में बताया गया। नाउ स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? स्टेमन्स। एंड इट प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स जो कि दैट आर येलोइश इन कलर, जो कि पीले रंग के होते हैं पोलन ग्रेन्स। और किस में प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्टेमन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। You must have seen this yellowish powder that often stick to our hands if we touch the stamens of a flower। और ये पीले कलर के जो कलर है ये आपने देखा होगा, कई बार जब हम फ्लावर को छूते हैं तो हमारे हाथों पर ये डस्ट के रूप में, यानी कि पीले रंग के डस्ट के रूप में आ जाते हैं। उनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जो कि एंथर पर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर ये चीजें दिखाई गई है। कार्पिल्स जो कि फीमेल है, कार्पिल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और कार्पिल जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, दिस इज द कार्पिल जो कि सेंटर में लोकेटेड होती है। और ये कैसा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? पहला पार्ट है सोलन बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। सबसे पहला पार्ट है बॉटम, जो कि दिखाया गया है फूला हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है ओवरी। मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल, दिस इज मिडिल और इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल। एंड टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। और ये टर्मिनल पार्ट जो कि स्टिकी होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ईच ओव्यूल्स हैज एन एग सेल, और हर एक ओव्यूल्स के अंदर एग है। दिस इज ओवरी, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर दिस इज एग सेल्स। द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स। मेल जर्म सेल्स, जिसको आप पोलन ग्रेन्स पढ़ चुके हो, जो कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स, जिसको आप एग कहते हैं, इन द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर मिल जाती है यहाँ पर, जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल के इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, टू गिव द जाइगोट विच इज ए कैपेबल और ग्रोइंग न्यू प्लांट। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट क्या करता है? न्यू प्लांट में उगने की कैपेसिटी रखता है। दस द पोलन नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन्स। तो ये जरूरी है कि पोलन ग्रेन्स को पहले ट्रांसफर किया जाए, कहां पर? स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर ट्रांसफर किस प्रोसेस को कहा जाता है? पोलिनेशन। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, it is referred to as self pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to the another, it is known as cross pollination. So transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. If the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower, then it is called self pollination. And if the transfer of pollen grains occurs from the stigma to the occurs from the anthers to the stigma of different flower, then it is called cross pollination, जहां पर बताया गया। This transfer of pollen from one flower to the another is achieved by the agent like wind, water and animals, और जिसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन एजेंट की हेल्प से होता है, और वो एजेंट वाटर, विंड और एनिमल्स हो सकते हैं। एनिमल्स में जैसे आपकी हनी बी, बटरफ्लाई या ह्यूमन भी हो सकता है।
आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन ए सुटेबल स्टिग्मा, जैसे ही पोलन सुटेबल स्टिग्मा पर, जैसे यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं और ये सुटेबल स्टिग्मा है, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स विच आर इन द ओवरी, और यहाँ ओवरी के अंदर फीमेल है, इसके पास रीच करते हैं, यानी कि यहाँ से पहुंच रहे होते हैं। फॉर दिस ए ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, इसके लिए एक ट्यूब क्रिएट होती है जो कि स्टिग्मा से ग्रो होती है और ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट तक पहुंच रही होती है। इसको हम यहां पर भी देखेंगे। दिस इज पोलन ट्यूब, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए, पोलन ग्रेन ने यहाँ पर जर्मिनेट किया, इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स, जिसको आपने मेल जर्म सेल्स कहा है, यहाँ पर है, और ये फीमेल जर्म सेल्स यानी कि इसके पास आकर फर्टिलाइज हो रही है, जो कि ओवरी में प्रेजेंट है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इट हैज टू रीच द ए ट्यूब ग्रो आउट पोलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो ये पोलन ट्यूब ग्रो होती है जिससे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ओवरी के अंदर पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड्स, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है जिसके अंदर डिवीजन होता है सेवरल टाइम्स, बहुत बार, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, और उसके जायगोट के अंदर डिवीजन के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर एम्ब्रियो कहलाती है विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही। द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट, ओव्यूल के चारों तरफ एक टफ कोट बन जाता है, एंड इच ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द सीड्स, जो कि धीरे धीरे सीड्स में, यानी कि ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड एंड ए फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। दो डेफिनेशन यहाँ पर कवर हो जाती है। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट, तो फर्टिलाइज्ड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट्स में। तो राइपेंड ओवरी या फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्राइवल एंड फॉल ऑफ, ये बिल्कुल डिजेनरेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन? सभी चीजें, सेपल्स हो, पेटल्स हो, स्टेमन हो, स्टाइल हो, स्टिग्मा, सब कुछ सिर्फ बचता है तो ये वाला हिस्सा बचता है। इसके अंदर ये जो ओवरी है ये फ्रूट्स में डेवलप हो जाएगी, और ये ओव्यूल्स है तो ये सीड में डेवलप हो जाएगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट्स? इन ऊपर लिए गए नाम में से कोई ऐसा पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद भी या फ्रूट्स में भी दिखाई देते हैं? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, तो हम देखते हैं सीड फॉर्मेशन की या किस तरीके से एडवांटेजेस मिलता है प्लांट को। द सीड्स कंटेन द फ्यूचर प्लांट, सीड जिसमें कि फ्यूचर प्लांट है, यानी कि जिसको ग्रो करते हैं तो नया प्लांट उगता है। और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, जो कि एक एप्रोप्रिएट सुटेबल कंडीशन के अंदर एक नए प्लांट के अंदर ग्रो होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड के उगने की इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, सो के फ्यू सीड्स ऑफ बेंजल्स ग्राम, चने के कुछ सीड्स को भिगोना है। एंड कीप देम ओवरनाइट, पूरी रात भर के लिए रखना है। ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड्स विद वेट क्लॉथ एंड लीव देम फॉर ए डे, और फिर उसको पानी को निकालकर उसे कपड़े में बांधकर लटका देना है रात भर के लिए। मेक श्योर दैट सीड्स डू नॉट बिकम ड्राई, ये ध्यान रखना है कि सीड्स गीले हों, सूखने ना पाए। कट ओपन द सीड्स केयरफुली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट, और फिर अगले दिन पूरी रात रखने के बाद उस सीड को बड़े ध्यान से ओपन करना है, तो आपको ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द फिगर 8.9 एंड सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट्स, और जब आप देखोगे तो आपको वो चने का जो बीज है, चने का जो सीड्स है वो इस तरीके से दिखाई देगा। उसका डिफरेंट पार्ट है, जो प्लमूल है, ऊपर ग्रो हुआ पार्ट प्लमूल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से अबव पार्ट होता है, और ये सूट में ग्रो करता है, यानी कि इधर से स्टेम और लीफ बनती है, ब्रांच बनती है, और नीचे वाला पार्ट है वो रेडिकल कहलाता है, जिसको रूट बनती है। ये कोटिलिडन्स है जिसमें फूड स्टोर होता है। ये तीन पार्ट, और ये चने का डायग्राम है, ऐसा होता है, और जब इसको ओपन करोगे तो ये ऐसा दिखाई देता है आफ्टर इनको वेट करने के बाद, गीला करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था फ्लावर में, जिसके अंदर आपने बताया व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
इन फ्लावर, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट्स फॉर्मेशन। तो हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, फ्लावर में रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट्स फॉर्मेशन, ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको कोई डाउट हो तो आपके क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज इसकी डिटेल स्ट्रक्चर के लिए डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।